हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ भारत में अव्वाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। आइए अध्ययन करते हैं इस वीडियो में भारत के अव्वाह तंत्र का। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जल विभाजक। जल विभाजक को बोलते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? वाटर डिवाइड का काम कोई भी बड़ी पर्वत श्रृंखला करती है जो दो विभिन्न प्रकार के अववाह द्रोणियों को अलग करती है। ये देखिए, ये दो अववाह द्रोणियां हैं, रिवर बेसिन है, इनको अलग करती है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान है आपका, राजस्थान के अंतर्गत इस तरीके से कौन सी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ये अरब सागर की ओर जाने वाली और बंगाल की खाड़ी जाने वाले जो नदियों के अववाह तंत्र को क्या करते हैं, अलग करता है। तो ये वाटर विभाजक है, वाटर डिवाइड कहते हैं या जल विभाजक है। अब देखते हैं नदी की अवस्थाएं। नदी की अवस्थाओं के बारे में देखें तो नदी की व्यवस्थाएं मनुष्य की अवस्थाएं जैसी होती हैं। जैसे नदी की बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। देखिए, जैसे बचपन में हम देखते हैं बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है, चपलता ज़्यादा होती है, सामर्थ्य और शक्ति कम होती है। तो इसमें चंचलता चंचलता चपलता ज़्यादा होती है और सामर्थ्य कम होती है। सामर्थ्य देखें या ताकत की बात करें तो कम, और चंचलता चपलता अधिक। ऐसे ही नदी जब अपने उद्गम से निकलती है, जब ऊंची पहाड़ियों से निकलती है, तो वो उछलती कूदती फांदती चट्टानों के ऊपर से कूदती हुई निकलती है। इसका जो वहाँ पे आकार होता है बड़ा कम होता है। जैसे बाल्यावस्था में मनुष्य का आकार भी होता है, वो कैसा होता है, कम होता है शरीर का आकार। तो आकार भी कैसा होता है, कम, छोटा, छोटा आकार होता है। तो नदियों का यहाँ पे उद्गम के आसपास इतनी छोटी प्रवाहित होती है धारा कि उसको आप छलांग लगा के भी पार कर सकते हो आरंभ अवस्था में। तो शुरुआत में आकार छोटा, चंचलता चपलता अधिकता, और तीसरी है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य में कम होती है, ताकत कम होती है। ज़्यादा नदी की धारा का वेग तो होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य नहीं होती कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो बहा के ले जाए। छोटे मोटे कंकरों को अपने साथ बहा के ले जाती है। जैसे ही नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर तराई के बाद मैदानी क्षेत्र में जब आती है, तो एक तो इसकी धारा का आकार बड़ा हो जाता है, दूसरी बहुत सारे इलाकों से पानी ग्रहण करती हुई आती है, पहाड़ी इलाकों से बहुत सारी इसमें छोटी छोटी धाराएं मिलके पानी का आकार बढ़ा देती हैं। तो युवावस्था में क्या होता है, नदी का पहली चीज तो आकार बढ़ जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा, शक्ति और सामर्थ्य, शक्ति, ताकत बहुत हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मनुष्य की युवावस्था में सर्वाधिक शक्ति होती है, तो इस समय भी सर्वाधिक शक्ति होती है इस युवावस्था में नदी में। इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे मैदान है नदियों के, वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है। इसके अलावा जब एक नदी फिक्स धाराओं में बहती है, कई बार अपने मार्ग को छोड़ जाती है, और जिस मार्ग को छोड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। जैसे पहले इस मार्ग पे प्रवाहित हो रही थी, लेकिन बाद में इस वाले मार्ग पर प्रभावित होने लगी, तो क्या कहलाई, ये गोखुर झील कहलाई। और इसी तरीके से फिर ये आगे अपने जब अंतिम छोर में पहुंचती है, तो मनुष्य को अपने शरीर का वजन भी वृद्धावस्था में, अपने शरीर को उठाना भी बड़ा कठिन हो जाता है, अपने शरीर को इतना कमजोर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, आकार तो बड़ा होता है,
आकार बड़ा, सामर्थ्य घट जाती है, सामर्थ्य या शक्ति कहें हम, वो घट जाती है, शक्ति समाप्त हो जाती है या घट जाती है। ऐसे ही एक नदी भी अपने साथ जब युवा होती है, नदी अपनी युवावस्था में होती है तो बहुत सारा सामर्थ्य शक्ति होती है उसके पास, बहुत सारा मिट्टी, गाद, कंकर, बजरी, तो अपने साथ बहुत सारा तलछट लेके चलती है, बहुत शक्ति होती है, बड़ी बड़ी चीजें अपने साथ बहा के ले जाती है। लेकिन अंतिम अवस्था में जब आती है अपनी नदी, तो जो भी वो गाद, मिट्टी, तलछट जो अपने साथ घसीट के लाती है वो युवा अवस्था में, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों के रूप में छोड़कर वितरकाओं के रूप में किस में प्रवाहित हो जाती है, किस में मिल जाती है, आपके समुद्र में मिल जाती है। और इस जो आकृति बनती है त्रिभुजाकार लास्ट में, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सेम ऐसी मनुष्य की अवस्था होती है, वृद्धावस्था में अपने शरीर को भी आगे ले जाना कठिन हो जाता है, तो ये भी अपने साथ जो भी चीजें ला के आती है वो यहीं पे छोड़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है। तो सेम ये नदी की तीन अवस्थाएं हैं, युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। देखिए, अब हम चलते हैं राजस्थान के साथ साथ भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान के यहाँ पे अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है। इससे ऊपर यहाँ पे दिल्ली कटक, ये इधर से नीचे जाते मालवा पठार, आपका विंध्याचल पठार, इधर सतपुड़ा पठार, सतपुड़ा का पर्वत, विंध्याचल पर्वत सॉरी, इधर पश्चिमी घाट, आपका पूरा जल विभाजक का काम करता है। तो इसको भारत का जल विभाजक बोलते हैं, महान जल विभाजक। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ दिल्ली कटक से चालू होता है। सबसे पहले अरावली, अरावली, फिर ये मालवा, मालवा का पठार आ गया, मालवा का पठार, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत, और ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये क्या करता है, जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो ये भारतीय महान जल विभाजक है, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटता है। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो अपना जल कहाँ पे उड़ेलती हैं, अरब सागर में, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ चाहे कावेरी ले लो, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, पेनगंगा, आपकी केन, बेतवा, सिंध, आपकी चंबल, यमुना, गंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी नदियाँ अपना पानी कहाँ पे उड़ेलती हैं, महानदी बंगाल की खाड़ी में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अब्बाह तंत्र, तो इसमें कुछ स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं। जिसमें देखिए, बुलर झील किस पे है, आपकी झेलम नदी पे है। आपका गोविंद सागर, ये आपका सतलज नदी पे है। इधर देखोगे आपके राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये चंबल रिवर पे है। कई बार ये इस टाइप के फैक्ट आ जाते हैं, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सोन रिवर पे है आपका। क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं लेकिन हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए नागार्जुन सागर, ये आपका कृष्णा नदी पे, अर्जुन का संबंध किससे है, नागार्जुन से। नागार्जुन सागर मतलब अर्जुन का संबंध कृष्णा से है, तो कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर है। इसके अलावा देखिए, एक है आपका सांभर झील, ये राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे निजाम सागर, ये गोदावरी की सहायक नदी है, मंजरा, मंजरा उस पे स्थित है। इसके अलावा देखिए चिल्का लेक, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। आपका सांभर लेक, ये राजस्थान में हो गया।
इसके अलावा देखिए लिंगामक्की झील, लिंगामक्की झील आपका कर्नाटक में हो गया, कर्नाटक। इसके अलावा देखिए वेम्बानाथ झील, ये आपका केरल में हो गया, केरल में। पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में हो गया, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील, कोलेरू झील से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये है तो आंध्र प्रदेश में ही, लेकिन किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और सामान्यतः एनसीईआरटी में ही मौजूद होते हैं। कृष्णा राज सागर झील, ये कावेरी नदी पे है, कावेरी रिवर पे है। तो ये सामान्य से फैक्ट है। अगर अभी भी कई बार ऐसा होता है कि हम सामान्य से फैक्टों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उसका कारण यही है कि बूलर झील किस पे है? झेलम पे हो गया। गोविंद सागर सतलज पे हो गया आपका। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोन रिवर पे हो गया। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल रिवर पे हो गए। इसके अलावा देखिए निजाम सागर मंजरा रिवर पे हो गया। नागार्जुन सागर कृष्णा से संबंध है अर्जुन का, तो कृष्णा रिवर पे हो गया। इसके अलावा कृष्णराज सागर ये कावेरी रिवर पे हो गया। अब कुछ झीलें भी दे रखी हैं। लिंगामक्की झील कर्नाटक में है, वेम्बानद झील केरल में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। और कौन सी दो नदियों के बीच में है? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में। चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है। तो ये सामान्य से फैक्ट हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमसे ये गलत भी हो जाते हैं। अब कुछ बांध देख लेते हैं जो विभिन्न नदियों पे हैं, जिनमें सबसे पहले देखें सलाल प्रोजेक्ट, ये चिनाब रिवर पे है। इसके अलावा भाखड़ा नागल ये आपका सतलज रिवर पे है। टिहरी डैम ये आपका गंगा रिवर पे है, या कहें अपन भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर, क्योंकि गंगा का प्रारंभिक नाम क्या है? भागीरथी है। तो भागीरथी पे है मुख्य रूप से, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा बनती है, तो हम इसको ज़्यादा सही कहें भागीरथी रिवर पे है। नरोरा डैम गंगा रिवर पे है। इसके अलावा कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर ये तीनों ही चंबल रिवर पे हैं डैम। इसके अलावा देखिए सरदार सरोवर ये नर्मदा रिवर पे है। इसके अलावा यहाँ पे प्रवरा गोदावरी रिवर पे है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी कोयना पे ही है। नागार्जुन सागर डैम ये आपका कृष्णा रिवर पे है। कृष्ण का संबंध अर्जुन से है, आसानी से याद रखिएगा। तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा रिवर पे ही है ये डैम। मेटू डैम बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, इसलिए कावेरी रिवर पे है। यहाँ पे देखिए पेरियार डैम पेरियार रिवर पे है। हीराकुंड डैम महानदी पे है। इसके अलावा देखिए रिहिंद सोन रिवर पे है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे हैं, तिलैया, कोनार, पंचेत, मैथौन ये सभी दामोदर रिवर पे है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारे डैमों को कई बार मिलाने के लिए एक सिंपल सा प्रश्न बनता है, मैथौन दामोदर, रिहिंद सोन, हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा, या केला कोटा बैराज आपका चंबल पे हो गया है, राणा प्रताप सागर इस पे चंबल पे हो गया, सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पे हो गया। हम सोचते हैं ये प्रश्न कहाँ से आया है? सिंपल सा प्रश्न है जो एनसीईआरटी के पेज से आया है। मेटूर डैम कावेरी रिवर पे, पेरियार डैम पेरियार रिवर पे, कोयना डैम कृष्णा रिवर, क्योंकि कृष्णा रिवर भी कह सकते हैं कोयना डैम को, लेकिन कोयना रिवर है जो कृष्णा की सहायक नदी है। प्रवरा गोदावरी नदी पे है। तो ये सिंपल से फैक्ट हैं जो कुछ बांधों से रिलेटेड है, कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से बांध हैं। अब देखिए हम कुछ बेसिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। अपवाह या ड्रेनेज किसे कहते हैं? जब निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाहित होता है किसी भी रिवर में, तो उसको अपवाह कहते हैं। पानी की एक निश्चित धारा में जब जल प्रवाह होता है तो उसको क्या कहेंगे? हम अपवाह ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को
अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे ये रिवर है तो इसका जिस एरिया से आपका क्या है, पानी बह के आ रहा है, जितने बड़े एरिया से, उसको क्या कहेंगे हम, कैचमेंट या जल ग्रहण क्षेत्र। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइड। मैंने आपको बताया था वाटर डिवाइड की एक, जैसे ये क्या बताया, अरावली पर्वत श्रृंखला, लूनी रिवर इधर बह रही है आपकी अरब सागर और कच्छ की खाड़ी में जा रहा है उसका पानी, और इधर आपकी चंबल रिवर जा रही है, बनास रिवर जा रही है आपका, और भी बेडच रिवर जा रही है। ये सारी की सारी कहाँ पे जा रही हैं, आपका पानी सारा बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। तो ये जो जल विभाजक है, जल विभाजक क्या करता है, दो अलग अलग नदी तंत्रों को अलग करता है। तो एक अववाह द्रोणी को दूसरी अववाह द्रोणी से अलग करने की सीमा, जिस भी जो पर्वत है या जो भी काम करता है, सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, जब बड़ी रिवर है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर द्रोणी, रिवर बेसिन, नदी द्रोणी बोलते हैं, रिवर द्रोणी, इसको रिवर बेसिन बोलते हैं इंग्लिश में। छोटी नदियों और नालों का जो अववाह क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं जल संभर, जल संभर को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर शेड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिनको हमें समझना होगा। जल विभाजक, एक अववाह द्रोणी को दूसरी अववाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं या जल विभाजक बोलते हैं। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन या नदी द्रोणी। छोटी नदियों और नालों के अववाह क्षेत्र को हम बोलते हैं जल संभर या वाटर शेड। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंतर क्या होता है, तो ये तो सिंपल सा ही है कि जो नदी द्रोणी होगी उसका आकार बड़ा होगा, जबकि जल संभर का आकार छोटा होगा, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए अपवाह प्रतिरूप, हम ड्रेनेज पैटर्न को देख लेते हैं, कौन कौन से पैटर्न मिलते हैं सामान्यतया। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, जैसे इस तरीके से किसी रिवर का अपवाह तंत्र है, ये पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, डेंड्रेटिक पैटर्न या वृक्षाकार प्रतिरूप। उत्तर भारत के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं उनका जो पैटर्न है वो कैसा है, यही वृक्षाकार प्रतिरूप है या डेंड्रेटिक पैटर्न है। देखिए, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, ये एग्जाम्पल है अमरकंटक का। अमरकंटक का पर्वत है, उसके एक ओर से सोन रिवर निकलती है, एक ओर से महानदी रिवर निकलती है, एक ओर से नर्मदा रिवर निकलती है। तो इस टाइप से जो एक पर्वत से जब चारों ओर विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल पैटर्न बोलते हैं। देखिए, जब नदियां किसी एक पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। इसमें नदी का प्रवाह बाहर की ओर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरीय प्रतिरूप में नदी का प्रवाह कैसा होता है, बाहर की ओर होता है। अमरकंटक श्रृंखला से निकलने वाली सभी नदियां इसी अववाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनमें समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप बोलते हैं या ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। देखिए, इसका मतलब समझिएगा कि एक मुख्य नदी ऐसे बह रही है और इसकी सहायक नदी इससे आके समकोण पे मिल रही हैं, तो ये क्या है, आपका जालीनुमा प्रतिरूप या ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। इसके अलावा जब सभी दिशाओं से नदी बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ये अरीय प्रतिरूप है, उसका अपोजिट है। यानी जब नदियाँ चारों तरफ से बहकर और किसी झील या किसी भी निचले क्षेत्र में आके मिलती हैं तो वो कैसा पैटर्न कहलाता है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है या सेंट्रीपिटल पैटर्न कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अरीय प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं हम अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। पहली बात, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं
वो किसी न किसी हिमानी या हिम क्षेत्र से निकलती हैं, इसलिए इनको वर्ष भर पानी मिलता है। ठीक है ना। तो वर्षा के अतिरिक्त इनका जो पानी का सोर्स है वो क्या है, किसी भी हिमानी या हिम द्वारा होता है, इसलिए ये बारहमासी नदियां होती हैं। पहली विशेषता कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त इनको किससे पानी मिलता है? हिम से, पर्वतों से पिघलने वाले हिम से जल प्राप्त होता है, इसीलिए ये क्या है, बारहमासी नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पे अधिकतर जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वे मौसमी नदियां हैं, क्योंकि इनका जो प्रवाह है वो वर्षा पर निर्भर करता है, यानी वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वही इन प्रायद्वीपीय नदियों में बहता है, इसीलिए इनको मौसमी नदी कहते हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, ये एक बड़ी विशेषता है। तो पहली चीज, हिमालयी नदियों का जो जल है वो निर्भरता किस पे, वर्षा के साथ साथ हिमानियों पर निर्भर रहती है, जबकि यहाँ पे पूर्णतः जो प्रायद्वीपीय नदियों की निर्भरता है वो वर्षा जल पे है। इसीलिए हिमालय की नदियाँ अधिकतर क्या हैं, बारहमासी नदियाँ हैं, पूरे साल भर बहने वाली नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, मौसमी नदियाँ हैं। इनका आकार विशाल होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए, और यहाँ पे इनका आकार क्या हो जाता है, छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है। इसके अलावा देखिए ये नदियाँ पर्वतों को काटकर बड़े बड़े गॉर्ज बनाती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह हिमालय पर्वत के डेवलपमेंट से भी पहले का है। जैसे आपकी सिंधु नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी नदियाँ बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने उत्पत्ति स्थान से और समुद्र तक जाती हैं, तो एक बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। तो लंबी नदियाँ हैं और पानी के हिसाब से विशाल नदियाँ हैं। अब दूसरा देखिए, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई भी कम है और छिछली भी है, ज़्यादा गहरी नहीं है, यानी ये पठारी क्षेत्र में बहती हैं इसलिए ज़्यादा गहराई लिए नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए दोनों हिमालय की नदियों से और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु रिवर के बारे में, सिंधु नदी के बारे में, इसको इंडस रिवर भी बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला चीज है, इसका उद्गम कहाँ से है। इसका उद्गम है आपके तिब्बत के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास, बोखरचू, बोखरचू के निकट एक हिमनद है। इसको तिब्बत में सिंगी खम्बाम या शेरमुख भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिंधु जो नदी है या इंडस रिवर है, इसका जो उद्गम है वह कहाँ पे है, तिब्बत में, तिब्बत में है और मानसरोवर झील के निकट है, मानसरोवर झील के निकट है। यहाँ पे बोखरचू एक के निकट है, बोखरचू नामक जगह है, उसके निकट हिमनद से निकलती है ये नदी। इसको यहाँ पे सिंगी खम्बाम तिब्बत में या शेरमुख भी कहा जाता है। अब देखिए इसका जो कुल लंबाई है सिंधु नदी की वो लगभग कितनी है, 2880 किलोमीटर है। कि कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, कुल लंबाई, कुल लंबाई, जिसमें भारत में कितनी है इसकी लंबाई, भारत में ये केवल इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी एक बड़ी विशेषता क्या है कि इसका कुल जो रिवर बेसिन है, जो इसको नदी द्रोणी बोलती हैं, वो इसकी नदी द्रोणी कितनी है, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कितना है इसका, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन ये है लगभग 11,60,000, 60,000 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और भारत में इसका रिवर बेसिन कितना है, भारत में ये कितना है नदी द्रोणी, इसका इलाका है लगभग 3,21,000 के आसपास, 3,21,000 के आसपास है इसका जो नदी द्रोणी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा अब हम देखते हैं यह नदी है
जो हिमालय के से निकलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है, यानी हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है कौन सी? इंडस रिवर। अब देखते हैं हम सबसे पहले, यह यहाँ से निकलती है कहाँ से? बोखरचू के पास से, या सिंगी खम्बान से, या शेरमुख से तिब्बत में निकलती है। निकलने के बाद यह भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे चांग ला पास है, चांग ला पास से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद यह आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। किंदो लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती हुई आगे बढ़ती है। देखिए, और आगे बढ़ने के बाद ये पाकिस्तान के यहाँ पे जाके गिलगित के समीप यहाँ पे एक दर्शनीय महाखड्ड बनाती है। गिलगित के निकट, गिलगित के निकट एक दर्शनीय महाखड्ड या गॉर्ज बनाती है, तीव्र घुमाव के साथ मुड़ती है। और यहाँ से मुड़ने के बाद यह पाकिस्तान के अंतर्गत चिल्लस नामक जगह है, उसके निकट प्रवेश करती है। चिल्लस, पाकिस्तान में चिल्लस नामक स्थान के निकट क्या करती है? प्रवेश करती है। यहाँ से निकलने के बाद यह देखिए मैदानी क्षेत्रों में कहाँ निकलती है जाके? यहाँ तक ये पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, और इसके बाद अटक में जाके यह मैदानी क्षेत्र में मिलती है। अटक के निकट यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब यहाँ से हम पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब ये प्रवाहित होती है तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। देखिए, हिमालय पर्वत से वो कौन सी नदियाँ हैं? जम्मू और कश्मीर में कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन सी हैं? श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। लेकिन इस तरीके से याद रखने पे ये याद नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हो कुछ भी। हुद्रा, हुद्रा, गा, गिजानु, गिजानु, सा। देखिए, रुद्र मैंने बनाया है एक ट्रिक। जैसे हम कहते हैं रुद्र, रुद्र नाम का या हुद्र नाम का कोई बच्चा है, हुद्र। ऐसा गा कि गिजा, गिजा पर्वत, गिजा सबसे बड़ा क्या है हमारे यहाँ पे मिस्र के अंतर्गत? पिरामिड है। गिजानु शीशा दिखा दे, यानी ऐसा गा कि गिजा भी छोटा पड़ जाए तेरी गायकी के सामने। तो हुद्र, एच से, एच यू से, हुंजा, हुंजा, द्रा से, द्रास, द्रास, गा से, गास्टिंग, 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 गी से गिलगित, गिलगित, जा से जास्कर, जास्कर, नू से नुब्रा, नुब्रा, सी से सिगार, सिगार, और से श्योक। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। हुद्र, जा, गा, गिजानु शीशा दिखा दे। तो इससे याद रहेगा हु से हुंजा, द्रा से द्रास, गा से गास्टिंग, गी से गिलगित, जा से जास्कर, नू से नुब्रा, नुब्रा, सी से सिगार, और एस से ऐसे जैसे श्योक। तो ये आसानी से सारी की सारी आपकी जो जम्मू कश्मीर से निकलने वाली सहायक नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ से ये आगे बढ़ती है गिलगित में, चिल्लट में, कहाँ से? चिल्लट के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती हुई
मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? अटक, जहाँ पे इसकी एक सहायक नदी काबुल भी आके इसके अटक में ही इससे मिलती है। देखिए यहाँ पे इससे आगे जब ये बहती है तो यहाँ पे इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, इससे कुछ नदियाँ पश्चिमी तट से आके मिलती हैं, या कह सकते हैं हम इसके दाहिने छोर से आके मिलती हैं, दाहिने तट से। ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ से, कौन से पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं? सुलेमान, सुलेमान पर्वत श्रृंखला है पाकिस्तान में, उससे ये सारी की सारी नदियाँ निकलती हैं। कौन सी हैं? देखिए इसमें काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बेओआ है, संगर है। अब वही चीज़ है, इनको याद कैसे रखें? याद रखने की बड़ी समस्या है। तो देखिए खुर्रम और तोची में प्यार हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, खुर्रम काबुल गया तोची को प्रपोज करने, और क्या लेके गया? गोभी संग, गो वी का फूल ले गया अपने संग, किसको प्रपोज करने? तोची को प्रपोज करने। तो यहाँ पे देखिएगा, खुर्रम पहला, काबुल दूसरी, गो से गोमल, गो से कौन सी होगी? गोमल, बी से बिवा, बी बो आ, संग से संगर, संग से संगर, और फिर तोची है ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा अनुभवी नहीं है। तो खुर्रम काबुल गया, फूल लेके गया, किसका लेके गया? लेकिन गोभी का, गो से गोमल, बी से बिवा, संग लेके गया अपने, और तोची को जाके प्रपोज किया। तो आपको दाहिने क्षेत्र से जो नदियाँ मिलती हैं वो सारी याद हो जाएंगी इस ट्रिक से। इसके बाद कुछ नदियाँ हैं जो इससे आके आगे, इसके बाद ये जो सिंधु रिवर आगे प्रवाहित होती है मैदानी क्षेत्र में, और मीथन कोट के पास, मीथन कोट के पास, मीथन कोट, मीथन कोट के पास इसमें पंचनद का जल आके मिलता है। पंचनद किसे कहते हैं? देखिए पंचनद 5 नदियों को कहते हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं आपकी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये बात ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। पंजाब का मतलब ही क्या है? पंजाब, पंच धन आब, आप कहते हैं 2 नदियों के बीच की भूमि को, और पंच यानी 5, 5 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? पंजाब। ये 5 नदी कौन सी है? देखिए 2 क्रिकेटर के नाम से याद करते हैं, जेसी राइडर, वीरेंद्र सहवाग, 2 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। एक है जेसी राइडर, वीरेंद्र सहवाग। ये सब इनका नदियों का उत्तर से दक्षिण का भी क्रम है। सबसे ऊपर उत्तर कौन सी बहती है? झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। तो ये आप ध्यान रखिए 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों का जब, नदियों का जब जल मिल जाता है इसमें, तो क्या कहा जाता है? इस नदी को पंचनद। और ये पंचनद रिवर, ये सारी की सारी पंच नदियों का जो पानी है पंचनद नाव से इसमें मीथन कोट के निकट कहाँ मिलता है? आपकी सिंधु रिवर में। फिर ये सिंधु रिवर ये सारा पानी अपने साथ लेके जाती है, और हैदराबाद के निकट से बहती हुई कराची के, कराची के पूर्वी छोर से कहाँ पे मिला देती है? अरबियन सागर में। अरब सागर में कराची के पूर्व किसमें अपना जल उड़ेल देती है? अरब सागर में मिला देती है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कौन से महत्वपूर्ण स्थान हो गए, इनको ध्यान रख लीजिएगा। पहला तो आपका बोखरचुई हो गया इंपॉर्टेंट, बोखरचू के निकट सिंगी खंबान या शेरमुख से निकलती है, उद्गम स्थान पहला। दूसरा है चांगला दर्रा, जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है।
फिर इसके बाद में देखिएगा जास्कर और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से निकलती है और गिलगित में क्या बनाती है, एक तीव्र गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है। चिल्लस के निकट ये कहाँ पे प्रवेश करती है, आपके पाकिस्तान में। फिर पहाड़ी क्षेत्र में बहती हुई अटक में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अटक नामक स्थान पे मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, जहाँ पे इसकी सहायक नदी काबुल आके इसमें मिलती है। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद मैदानी क्षेत्र में बहती हुई मीथन कोट के पास इसमें पंच नदियों का जल आके मिलता है। और इसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बहती हुई सारा का सारा अपना जल हैदराबाद के निकट बहते हुए कराची के पूर्वी भाग से कहाँ पे मिला देती है, अरबियन सागर में मिला देती है या अरब सागर में मिला देती है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हो गए जिनका आप ध्यान रखिएगा। नदियाँ हो गई, मैंने आपको यहाँ पे बताया, खुद्र, गायसा, गिजानू, सीसा, दिखा दे। तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हुसे, हुंजा, द्रासे द्रास, गासे गास्टिंग, जीआई से गिलगित, जासे जास्कर, नू से नुब्रा, सी से सिगार और सै से श्योक। सुलेमान पर्वत श्रृंखला से इसकी कुछ सहायक नदियाँ इसमें दाहिने छोर से आके मिलती हैं, दाहिने तट पे आके मिलती हैं। वो कौन कौन सी रिवर हैं, खुर्रम काबुल गया तोची को प्रपोज करने और कैसा संग में फूल लेके गया, गोभी का फूल संग में लेके गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, खुर्रम, काबुल, गो से गोमल, बी से बेवा, संग से संगर और तोची, ये रिवर है। और पंचनद, पंच नदियाँ किसको कहते हैं, आपका ये बात ध्यान रखिएगा, जे सी, राइडर, वीरेंद्र, सहवाग, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यहाँ पे ये आपका सिंधु नदी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसकी सहायक नदियों का देखते हैं हम। अब सिंधु की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली रिवर लेते हैं झेलम। झेलम झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के यहाँ से बेरीनाग के झरने से निकलती है। बेरी नाग झरने से इसका उद्गम है। कहाँ पे, पीर पंजाल, पीर पंजाल पहाड़ी से। ये यहाँ से निकल के श्रीनगर में प्रवाहित होती है। यहाँ पे बुलर झील इसी पर स्थित है। बुलर झील, बुलर झील श्रीनगर में कौन सी उस पे है, नदी पे, झेलम नदी पे। ये यहाँ से बहती हुई है, बहते हुए यहाँ पे एक तीव्र गॉर्ज बनाती है, इसमें श्रीनगर में। यहाँ से बहती हुई ये नीचे और पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई झंग के निकट, झंग के निकट, झंग के निकट चिनाब रिवर में मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात तो उद्गम कहाँ से है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के वहाँ से बेरीनाग के झरने से निकलती है, कश्मीर घाटी के पूर्व की ओर से। यह रिवर जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, श्रीनगर के अंदर प्रवाहित होते हुए इसी के, यह बुलर झील से निकलती है। बुलर झील इसी झेलम नदी के ही अंतर्गत है। अब देखिए यहाँ से आगे बहती है, बहने के बाद में श्रीनगर से आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यहाँ पे एक तीव्र गार्ज बनाती है, गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज बनाने के बाद में ये नीचे प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती हुई आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर चिनाब रिवर में मिल जाती है। झेलम की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, किशन गंगा। सबसे बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी। अच्छा, इस पे 3 प्रोजेक्ट हैं, झेलम नदी पे 3 प्रोजेक्ट हैं। पहला किशन गंगा प्रोजेक्ट ही है, किशन गंगा बांध परियोजना है, किशन गंगा बांध परियोजना।
जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। दूसरी है तुलबुल, तुलबुल बांध परियोजना। और तीसरी है उड़ी बांध परियोजना, उड़ी बांध परियोजना, परियोजना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि झेलम नदी पे कौन कौन सी है। किशन गंगा बांध परियोजना, किशन गंगा जो इसकी सहायक नदी है इसी पे है, तुलबुल बांध परियोजना और उड़ी बांध परियोजना। तीन इसकी क्या है, प्रमुख यहाँ पे बांध परियोजना है। अब देखिए चिनाब के बारे में देखें। चिनाब नदी पहली बात तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे देखिए दो छोटी छोटी नदियों से मिलके बनती है, एक है चंद्रा, एक है भागा। ये दोनों चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट मिलती हैं। केलोंग, केलोंग के निकट यहाँ तांडी में मिलती हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ यहाँ पे तांडी में मिलती हैं, केलोंग के निकट। तांडी में मिलने के बाद इसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका चेनाब का एक नाम और क्या है, चंद्रभागा, क्योंकि ये दोनों चंद्र और भागा रिवर के मिलने से बनती हैं। चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लगभग 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर भारत के अंतर्गत प्रवाहित होती है। भारत में लगभग 1180 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और फिर इसके बाद में यह पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई और कहाँ पे बाद में आगे मिलती है। आगे मिलने के बाद में मीथन कोट में पंचनद नाम से इसमें मिल जाती है, सिंधु रिवर में अपना सारा का सारा पानी उड़ेल देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है चिनाब के बारे में, यह सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, एचपी में निकलती है, इसका उद्गम एचपी से है। चंद्रा और भागा नाम की दो छोटी सहायक नदी, दो छोटी रिवर से मिलने से यह रिवर का निर्माण होता है। जब ये चंद्रा और भागा केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, चंद्रभागा हो जाता है। चंद्रभागा नाम से ये रिवर को भी जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका। और 1180 किलोमीटर ये लगभग भारत में प्रवाहित होती है पाकिस्तान में मिलने से पहले। और फिर बाद में मीथन कोट के निकट, मीथन कोट, मीथन कोट के निकट ये अपना पानी कहाँ पे मिला देती है, चंद्र पंचनद के नाम से आपके सिंधु रिवर में मिला देती है। अब देखिए तीसरी रिवर रावी के बारे में देखते हैं। रावी का उद्गम भी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में है। और चिनाब जो नदी का उद्गम है उसी के पास से है। देखिए इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के अंतर्गत रोहतांग दर्रे से है। यानी जो आपका ये रावी जो रिवर है ये भी कहाँ से, रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम है। यहाँ से इसका उद्गम होने के बाद यह चंबा जो घाटी है उसमें प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश की में। और इसके बाद ये पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई और सराय सिंधु के निकट चिनाब रिवर में मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती है, सराय सिंधु के निकट। तो आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है ये, पीर पंजाल, पीर पंजाल और धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर। अब इसके बाद देखते हैं ब्यास। अब देखिए ब्यास का उद्गम भी, इसका उद्गम भी एचपी में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के निकट से
रोहतांग दर्रे से निकट ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड से इसका क्या है, उद्गम है। यह यहाँ से निकलती है, इन दोनों का रोहतांग पास से ही है। ये देखिए यहाँ से ब्यास निकलती है। यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला को दो जगह काटती है। एक है काती, एक है लारगी। काती और लारगी में ये यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है, इसको काटती हुई बहती है और आगे चल के इसी पे ब्यास नदी पे ही यहाँ पे पौंग बांध परियोजना है। पौंग बांध परियोजना है ब्यास रिवर पे परियोजना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ब्यास रिवर का उद्गम कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। और यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला को काती और लारगी में दो महाखड्ड के रूप में काटती हुई आगे प्रवाहित होती है। इसी रिवर पे क्या है आपका पौंग बांध परियोजना है। बाद में यह आगे प्रवाहित होती हुई हरके के निकट किस में, सतलज नदी में अपना पानी मिला देती है। हरके के निकट सिंधु रिवर में अपना पानी, सिंधु नहीं सॉरी सतलज रिवर में अपना पानी मिला देती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका ब्यास रिवर हो जाती है। अब देखिए सतलज रिवर पे देखते हैं। सतलज इसकी पांचवी नदी है, पंच नदियों से मिलके बनती है। उसमें देखिए सतलज नदी का जो उद्गम है वो भी सिंधु नदी के उद्गम के पास है, मानसरोवर झील के निकट। यह लॉन्गचेन खम्बाब नाम के स्थान पर तिब्बत से इसका उद्गम है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसे राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है, राक्षस ताल। इसका तिब्बत में नाम राक्षस ताल का क्या है, लॉन्गचेन खम्बाब। तो यहाँ से राक्षस ताल या लॉन्गचेन खम्बाब से ये निकलती है। निकलने के बाद लगभग 400 किलोमीटर ये सिंधु नदी के समानांतर साथ साथ प्रवाहित होती है इस तिब्बत में। और फिर बाद में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश में बहती है। बहने के बाद हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात इसके ऊपर यहाँ पे हरके के निकट भाखड़ा नाकल परियोजना बंधी हुई है। भाखड़ा नागल परियोजना बनी हुई है। देखिए तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। और बाद में यह चिनाब रिवर में मिल जाती है। चिनाब रिवर में मिलने के बाद इन दोनों का नाम या इन सभी पांचों नदियों का नाम किस नाम से जाना जाता है, पंचनद से नाम जाना जाता है। फिर ये पंचनद रिवर्स अपना पानी मिलन मीथन कोट के निकट आके किस में मिला देती है, इंडस रिवर में या सिंधु रिवर में। और फिर सिंधु रिवर कराची के पूर्व से कहाँ पे मिल जाती है, अरबियन सी में मिल जाती है। तो ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ पांचों कंप्लीट हो जाती हैं।